हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, संगम कालीन साहित्य में कौन, को और मनन, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगम या संघम, संगम या संघम प्राचीन तमिल शब्द है जिसे सामान्यतः गोष्ठी परिषद के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इस रूप में संगम तमिल कवियों और विद्वानों की परिषदें थीं। इन संगमों में कवियों के द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य, याद रखिएगा, पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम जो है आयोजित किए गए थे। ठीक है, प्रथम संगम जो हुआ था कहां पर हुआ था, तो मदुरई में। प्रथम संगम मदुरई में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था, अगस्त्य ऋषि ने। प्रथम संगम मदुरई में, अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम या अल्लैवाई, याद रखिएगा दोनों नाम, कपाटपुरम या अल्लैवाई, और अध्यक्षता किसने किया था, अगस्त्य ऋषि तथा तोल्कापियर। तृतीय संगम मदुरई में ही हुआ था। पहला संगम भी मदुरई में और तृतीय संगम भी मदुरई में, लेकिन अध्यक्षता जो है अलग अलग लोगों ने किया है। प्रथम संगम में अध्यक्षता जो है अगस्त्य ऋषि और द्वितीय संगम में भी अगस्त्य ऋषि जो है अध्यक्षता किए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन तृतीय संगम में जो यह संगम जो है मदुरई में हुआ तो है, लेकिन अध्यक्षता नकीरर ने किया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त को दिया जाता है। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं, प्रत्युत अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके प्रणयनकर्ता तोल्कापियर ऋषि जो है अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, याद रखिएगा, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। शिल्पादिकारम का लेखक, याद रखिएगा, इनका लेखक जो है शिल्पादिकारम का जो लेखक है इलंगो आर्टिकल है। इलंगो आर्टिकल, इनसे रिलेटेड प्रश्न आगे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इलंगो आर्टिकल यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। किसका, तो चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। इस ग्रंथ में पुहार या कावेरी पट्टनम के एक धनाढ़ व्यापारी के पुत्र कोलन और उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशालिनी पत्नी कन्नगी से संबंधित दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्ण है। तिरुकुरल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है जिसमें नीति शास्त्र का वर्ण है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर है, याद रखिएगा। तिरुकुरल जो है तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है, नीति शास्त्र का इसमें वर्ण है और इसके रचयिता तिरुवल्लुवर है। तोल्कापियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु वेद माना जाता है, याद रखिएगा। कुरल जो है तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु वेद माना जाता है। इसे मुपाला भी या मुपाल भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा, मुपाल। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी और अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। पल्लव शासक सी विष्णु, पल्लव शासक सी विष्णु, इनका जो समय है ध्यान रखिएगा। पल्लव शासक सी विष्णु ने औनी सी की उपाधि धारण की थी। समय क्या है, 575 से 600 ईस्वी। कसाकुंडी, कसाकुंडी दान पत्र से अज्ञात होता है कि सिंह विष्णु ने चोल, पांड्य, सिंहल और कलमर के राजाओं को पराजित किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल की उपाधि धारण की थी। परमेश्वरम प्रथम, इन्होंने लोकादित्य, एकमल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड और गुणभागन आदि उपाधियां ग्रहण की। महेंद्र वर्मन
प्रथम जो है इनका जो समय है ध्यान रखिएगा 600 से 630 ईस्वी है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड आगे प्रश्न पूछे गए हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है इन्होंने मत विलास प्रहसन नामक हास्य जो है, मतलब कि हास्य मतलब समझते हैं ना, हंसी मजाक वाली, हास्य ग्रंथ की रचना की थी। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, इसका निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की 81 विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें जितने भी पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप 1 से 2 बार जो है इसको जरूर रिवीजन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग, जैसे आप देख सकते हैं उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। प्रांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगो यानी बुतुक सेकंड की सहायता से तकोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर जो है अधिकार कर लिया। तो याद रखिएगा, तकोलम के युद्ध किससे संबंधित है? कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में मतलब कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ध्यान रखिएगा, तंजौर की उपाधि धारण की थी कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में। चोलों की राजधानी कहां पर थी? चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी जो है चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। दक्षिण देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः प्रांतक प्रथम ने की थी और उसने मदुरा के पांडे राजा राशि द्वितीय को हराकर मदुरै कोंड उपाधि धारण की। राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम चेर राज्य को, यानी केरल जो है, चेर राज्य जो है वो वर्तमान का केरल, कंडलूर में परास्त किया था। सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने चेर राज्य को कंडलूर में परास्त किया। राजराज फर्स्ट जो है या प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंहल यानी श्रीलंका पर जो है आक्रमण करके उत्तरी सिंहल को जीतकर अपने राज में मिला लिया। विजित क्षेत्रों में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोन्नरूर को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जननाथ मंगलम रखा। तो पोलोन्नरूर इसका नाम ध्यान रखिएगा। देखिए राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योगतम पुत्र राजेंद्र फर्स्ट या प्रथम सम्राट बना था। तो राजराज प्रथम के मृत्यु के बाद उसका योगतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल जो है चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल के खाड़ी को जो है चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। उसने संपूर्ण सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया तथा वह सिंहल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि ग्रहण की या धारण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट ही उसने जो है सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया। कुलोत्तुंग प्रथम, याद रखिएगा, कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की।
किंतु कुलोत्तुंग फर्स्ट ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार किससे, तो वीरप्पे रुमाल के साथ कर दिया। याद रखिएगा, वीरप्पे रुमाल के साथ कर दिया। किसने, तो जो कुलोत्तुंग फर्स्ट है, इसने श्रीलंका में चोल प्रभाव की जो है समाप्ति के प्रति किसी कटुता का तो प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अपने पुत्री का विवाह इसने श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पे रुमाल के साथ जो है कर दिया, या वीरप्पे रुमाल के साथ। चोल शासक कुलोत्तुंग फर्स्ट के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित आगे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चोल शासक कुलोत्तुंग फर्स्ट के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। कुलोत्तुंग फर्स्ट को चोल लेखों में सुंगम तविर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को जो है मंडलम कहा जाता था। प्रांत का विभाजन कोट्टम तथा वलनाडु में हुआ था। यह कमिश्नरियों की तरह था। प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु होते थे, ठीक है, और जिले को नाडु कहा जाता था। नाडु की सभा को नटार कहा जाता था। ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था। व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से जो है प्राप्त करते हैं। चोलकालीन गांवों के गतिविधियों की देखरेख का जो है एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाले समिति को टोट वारियम कहा जाता है, जबकि संवत्सर वारियम वार्षिकी समिति से संबंधित है और एरी वारियम तालाब समिति। पोन वारियम स्वर्ण समिति थी। चोल काल में व्यापारियों और शिल्पियों की सभा को जो है श्रेणी अथवा पूग कहा जाता था। श्रेणी अथवा पूग, याद रखिएगा। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी जो है सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर और धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु यानी कांस मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की है, जो बड़ी संख्या में मिली है। इन्हें शिव की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में जो है शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा जो है उन्हें गुरु यानी शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं, और इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज एवं पैदल सैनिकों के साथ ही साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना के सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंहल, मालदीव और आदि द्वीपों की जो है विजय प्राप्त की थी। चोल काल के सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तगर क्या था? प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। यह कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित था। इसको ध्यान रखिएगा। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित था। बीजापुर, कर्नाटक, याद रखिएगा। बीजापुर जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बदामी है। 6वीं-7वीं शताब्दी ईसा में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें जो है एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। एहोल अभिलेख, इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। चालुक्यों के शासन काल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। ठीक है। मातवालीन
ध्यान ध्यान दीजिएगा, मातवा ली नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में जो है चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। तो इनका नाम याद रखिएगा। चालुक्यों के शासन काल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। भारतीय काली मिर्च यूनानी और रोमवासियों को बहुत प्रिय थी। भारतीय जो काली मिर्च थी, काली मिर्च यानी जो ब्लैक पेपर होता था, ये यूनानियों और रोमवासियों को बहुत पसंद था, प्रिय था। इसीलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो है इसे एवं प्रिय कहा गया है। अरिकामेडु पूर्वी तट पर पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरीप्लस में इसे पोडुके कहा गया है। पोडुके, पेरीप्लस में इसे पोडुके कहा गया है। यहां ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहां से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे, कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख है। देखिए एक नाम है, ध्यान रखिएगा, एम्फोरा जार। इससे रिलेटेड आगे प्रश्न पूछे गए हैं। एम्फोरा जार क्या है? तो एम्फोरा जार एक लंबी और संकीर्ण गर्दन वाला और दोनों तरफ हथेदार जार है। ठीक है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल और शराब को रखने के लिए किया जाता था। तो एम्फोरा जार जो है दोनों तरफ हथेदार जार और उसकी जो गर्दन थी, यानी आप सुराही को देख, अगर जिन लोगों ने सुराही को देखा होगा, उसी प्रकार का जो है लंबी और संकीर्ण गर्दन, ठीक है, और दोनों तरफ पकड़ने के लिए हथे, मतलब कि वो पकड़ने के लिए हैंडल जो है बनाया जाता था, और इसमें तेल और शराब को रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। कंबन ने 12वीं शताब्दी ईसा में तमिल रामायणम या रमा अवतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। तो ध्यान रखिएगा, कंबन का नाम 12वीं शताब्दी ईस्वी में तमिल रामायणम या रामा अवतारम की जो है रचना तमिल भाषा में की थी। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम, वोलंजियर आदि। इनका कार्य व्यापार व्यवसाय को जो है प्रोत्साहन देना था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरैयूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। पांडे राज की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। याद रखिएगा, पांडे राज की जो जीवन रेखा नदी थी वो वेंगी नदी थी। पांडे राज कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक मदुरा तथा तिन्नेवेली के जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरा थी। वेंगी नदी वाला प्रदेश जो है अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में पांडे शासक जयंत वर्मन ने वन की उपाधि धारण की। पल्लव के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांडे शासक जो है, ध्यान रखिएगा, मारवर्मन राजसी प्रथम ने पल्लव भंजन की जो है उपाधि धारण की थी। दक्षिण भारत के पांडे वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी में भेजा था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में करवाया था। एक अज्ञात ग्रीक नाविक के द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुसुरी और नेलिसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह, मतलब कि बंदरगाह राज्य में प्रमुख बंदरगाह थे। और 1-2 पॉइंट और है, कदम्ब राजाओं की राजधानी जो थी वनवासी थी, ध्यान रखिएगा, और इस राजवंश यानी कदम्ब की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राज्य को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में किसके द्वारा जो है चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? सही जवाब है विजयालय, सी ऑप्शन। याद रखिएगा, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो आरंभ में पल्लव का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। इस समय पल्लव और पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहा था।
पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार जमा लिया और वहां उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज किया। सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? सही जवाब है बृहदेश्वर मंदिर, ए ऑप्शन। इसके बारे में मैंने बोला था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंटों से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, इसका निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह द्रविड़ मंदिर जो है द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। इसका विशाल प्रांगण, याद रखिएगा, इसका जो विशाल प्रांगण है 500 गुणे 250 आकार का है जो इसका एरिया है। तो जो लंबाई चौड़ाई दिया गया है, जो एरिया है, ध्यान रखिएगा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर 2 द्वारपालों की मूर्तियां बनी है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति बनी है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। थर्ड नंबर है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? यानी शासनकाल में चोल सम्राट, किसके? चोल सम्राट के शासनकाल में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट। तो बताइए, चोल सम्राट जो है इनका नाम क्या है? सही जवाब है राजराज प्रथम के मतलब कि शासनकाल में ये चोल सम्राट थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? इसका सही जवाब होगा, बताइए। तो देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरी में कि कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। तो चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल और दक्कन के कुछ भाग। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ठीक है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग जैसे उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। क्वेश्चन नंबर 5, चोलों की राजधानी थी? चोलों की राजधानी तंजौर थी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्नगत विकल्प में चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? सही जवाब है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता जो है चोल प्रशासन की विशेषता थी। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता जो है असाधारण शक्ति तथा क्षमता है। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति और क्षमता है जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः जो है ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। 7 नंबर है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब है ग्राम पंचायत, ए ऑप्शन। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए। और क्वेश्चन नंबर 9 है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? सही जवाब है चोल, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? सही जवाब है चोल। और 11 नंबर है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब है परमार, डी ऑप्शन। सॉरी, चोल बाय मिस्टेक परमार हो गया, चोल, बी ऑप्शन। इसका ध्यान रखिएगा। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। ठीक है, बाय मिस्टेक माफी चाहूंगा। 12 नंबर है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहां हैं?
चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहां हैं? सही जवाब है उत्तर मेरूर, डी ऑप्शन। देखिए, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर जो है स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। देखिए, चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? वारियम उद्यान, तो सही जवाब है टोट वारियम, टोट वारियम। ध्यान रखिएगा। चोलकालीन गांवों के गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को जो है टोट वारियम कहा जाता है, जबकि समत्वस्वर वारियम को वार्षिकी समिति जो है किसको? समत्वस्वर वारियम को, और एरी वारियम को तालाब समिति और पोन वारियम को स्वर्ण समिति कहते थे। 14 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला कथन, चोलों ने पांडे तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? दोनों कथन सत्य है, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। ठीक है, और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांडे राजा को जो है हराकर मदुरै कुंड उपाधि धारण की। राजराज प्रथम तंजौर अभिलेख के अनुसार सिंहल या श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम ने पांडे केरल यानी पांडे चेर के राजाओं का एक संघ बनाया जो चोल नरेश राज प्रथम के विरुद्ध था। इस संघ का भेदन करने के लिए जो है राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेर राज्य पर आक्रमण किया और कंडलूर के मैदान में जो है परास्त किया। राजराज प्रथम है और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीत लिया, इसलिए दोनों कथन सही है। 15 नंबर प्रश्न है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः किस प्रकार की है? इसका सही जवाब होगा चतुर्भुज है, सी ऑप्शन। हम लोगों ने डिस्कस किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु मूर्तियां का निर्माण हुआ, कांस्य मूर्तियों का। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज यानी शिव की है, जो बड़ी संख्या में मिली है। इन्हें शिव की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज हैं। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना जो है माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? सही जवाब है नटराज। 17 नंबर है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्तियां जो है किस काल का उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल का उदाहरण है? सही जवाब होगा चोल कला का। ठीक है, यानी चोल समय का। और 19 है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा, मैंने थ्योरी के दौरान बताया था, इसको ध्यान रखिएगा। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु यानी शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? बताइए, 72 व्यापारी
चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलोत्तुंग फर्स्ट के कार्यकाल में, याद रखिएगा। चोल शासक कुलोत्तुंग फर्स्ट के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूतमंडल चीन भेजा गया था। 21 नंबर है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? आपको मालूम है, इसके बारे में अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब होगा, बताइए। इसका सही जवाब है चोल, ए ऑप्शन। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज एवं पैदल सैनिकों के साथ ही साथ जो है एक अत्यंत मतलब कि शक्तिशाली नौसेना भी थी। तो चोलों के पास अश्व यानी घोड़ा, गज माने हाथी और पैदल सैनिकों के साथ ही जो है एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना के सहायता से उन्होंने श्रीविजय, सिंहल और मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। 22 नंबर है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक जो है अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक जो है अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था शुरू में ही। प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट प्राय अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती है, ध्यान रखिएगा। और 23 है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल के खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल के खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रथम, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको जो है पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए। देखिए, राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योगतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को जो है आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल जो है चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल के खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था और 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया। वह सिंहल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत यानी गंगा घाटी पर आक्रमण कर दिया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की। गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की और नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी कराया। 24 नंबर है, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम, सी ऑप्शन। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का जो है श्रेय दिया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक जो है बृहद कृत्रिम झील बनाने का या बनवाने का जो है श्रेय दिया जाता है? तो राजेंद्र को, यानी बी ऑप्शन। 26 नंबर है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? सही जवाब है, बताइए, राजराज प्रथम। देखिए, चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय यानी सुंदर चोल का पुत्र जो है अरिमोलिवर्मन था और ये जो है 985 ईस्वी में राजराज के नाम से जो है गद्दी पर बैठा और यह विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक और महान निर्माता भी था। राजराज प्रथम ने एक अस्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि की जो है नाप करवाई या माप करवाई। ठीक है। 27 नंबर है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है राजराज प्रथम, ए ऑप्शन। देखिए, चोल शासक राजराज प्रथम ने
श्रीलंका पर आक्रमण करके यानी सिंहल पर आक्रमण कर उत्तरी सिंहल को जीत अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर जो है पोलनरुआ को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जो है जननाथ मंगलम रखा, जननाथ मंगलम। राजराज जो है राजा राज स्वयं मातवालंबी था, उसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, शिवपाद शेखर। 28 नंबर है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? सीलोन, बताइए कि चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? सही जवाब है राजेंद्र प्रथम। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंहल द्वीप या श्रीलंका विजय का कार्य पूर्ण किया था। ठीक है, सीलोन श्रीलंका। और यद्यपि राज प्रथम ने भी श्रीलंका पर जो है आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज भेज दिया, जहां 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र का अधिकार हो गया था। 29 नंबर है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्णतः या पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपने पुत्री का विवाह कर दिया था? सही जवाब है कुलोत्तुंग फर्स्ट। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया और उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरपेरुमाल के साथ जो है कर दिया था। और 30 नंबर है, दो कथन है। कथन ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण आर, चोल शासकों ने मंदिरों के दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण जो है दिए जाते थे। इसका सही जवाब दीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है, देखिए ये दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऐसा जो जवाब है ऑप्शन ए में दिया गया है। चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए। राजराज प्रथम ने अभिलेखों के द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने और अपने काल की घटनाओं और विजयों को जो है लेखों में जोड़ने की प्रथा का प्रारंभ किया। इसका अनुकरण बाद के राजाओं ने भी किया। स्पष्ट है कि कथन कारण दोनों सत्य है। ठीक है, और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। 31 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि जो भारत के इतिहास है, इतिहास के संदर्भ में जो युग्म आपको दिए गए हैं और बताना है इस पर विचार करके कि कौन सा सही है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब है, यानी जो युग्म सही सुमेलित है वो है आपका, बताइए। देखिए एरीपति हम लोगों ने डिस्कस किया था। एरीपति, एरीपति का जो संबंध है, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, तो शब्द है इसके लिए एरीपति। यह बिल्कुल सत्य है। इसका जो मिलान है, इसका जो युग्म है सही सुमेलित है। दूसरा है तनियूर। तनिऊर का मतलब एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। क्या यह सही है? बिल्कुल सही नहीं है। और घटिका, प्राय मंदिरों को, घटिका जो है प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय, तो घटिका का संबंध जो है बिल्कुल सही है, यानी पहला और तीसरा आपका सही सुमेलित है, डी ऑप्शन। देखिए एरीपति चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। 7वीं और 8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय थे। चोल कालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में जो है अलग कुरम यानी ग्राम संगठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूर अथवा तकुरम कहा जाता था। 32 है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? सही जवाब है, बताइए, नानादेशी और मणिग्राम।
ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोग जो है बहुत कम कमेंट करते हैं, कमेंट किया करिए, ठीक है, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इसका सही जवाब होगा सी एंड डी। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। श्रेणी, श्रेणी जो है एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी। नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था और इस प्रकार के संगठन कांची तथा मामलपुरम में विद्यमान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारिक संघ है मणिग्रामम, नानदेसिस, वलैंग, बलंजियर, इंदांगे आदि। मणिग्रामम, नानदेसिस दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। 33 नंबर है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है तग्गर। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित था। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बचे हुए शेष प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। तो हमें इजाजत दीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जरूरी जो चीजें हैं अपडेट की जाती है और आपको डेली के क्विज कराए जाते हैं। फेसबुक पेज पर भी जो है जरूरी की चीजें अपडेट होती है, वहां पे भी क्विज और प्रश्न को जो है मतलब कि सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो आपको जो है इंपॉर्टेंट है। और कोई भी डिस्कशन हो या कोई भी कमेंट हो या किसी प्रश्न या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमें इंस्टाग्राम से जो है मैसेज कर सकते हैं और ताकि वहां पे हम लोग विस्तृत तौर पे बातें कर लें। पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी जिस वीडियो को आप देख रहे हैं जहां भी आपको डाउट है वहां पर हमें कमेंट करके बताइए। इसके बाद हम लोग आपसे जो है इंस्टाग्राम से बात करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।